हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईंटें मन के चैप्टर में एक नियोजित शहर की हड़प्पा सभ्यता की जो शहर व्यवस्था एक प्रचलित शहर व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो ये प्रचलित शहर व्यवस्था है, तो इसमें कुछ विशेषताएं होंगी जो कि जिसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। एक नियोजित शहर मोहनजोदड़ो जो है यहाँ का एक नियोजित शहर है, ये अपने आप में बसाया गया है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बहुत ही प्रमुख शहर हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध है। हड़प्पा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका सबसे पहले खोज की गई थी। और ये दो बस्तियों में बसाई गई है। यहाँ की जो क्या कहते हैं नगरीय व्यवस्था है, ये दो बस्तियाँ क्या कहते हैं उसमें बस्तियां हैं, एक ऊंची बस्ती और एक निचली बस्ती। जो ऊंची बस्ती है, जो ऊंचाई पे स्थित है, वो छोटी है, जो कि दुर्ग है। और जो नीचे की तरफ है वो माना जाता है सामान्य लोगों के लिए बनाई गई होगी। तो निचली बस्ती है, ये काफ़ी बड़ी है। मगर हम इसमें एक विशेषताएं देखते हैं, जो निचली और क्या कहते हैं दुर्ग व्यवस्था के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। तो चलिए, निचला जो शहर है ये हम देखते हैं पूरे एक चबूतरे ईंटों का चबूतरा तैयार किया गया था। नींव, जो कि एक नींव का काम भी करता है, उसके ऊपर उसका बनाया गया है प्रॉपर तरीके से, उसका नक्शा बना के कि किस तरीके से इस शहर को बसाया जाए। जैसे कि आज के आधुनिक समय में किसी शहर को बसाया जाता है तो पहले उस शहर का नक्शा बनाया जाता है, उसके बाद उस शहर को बसाया जाता है। इस प्रकार से एक नियोजित व्यवस्था के तहत कार्य करके यहाँ के शहरों को बसाया गया था, जो कि निचले शहर में भी दिखाई देता है। ईंटों का एक स्पेशल अनुपात मिलता है, यानी ईंटें हम आज के टाइम पे देखते हैं एक ही अनुपात में मिलती हैं। मगर उस टाइम पर भी हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है कि ईंटें एक ही अनुपात में, जो कि बेशक धूप में सुखाकर बनाई गई होंगी, मगर सभी ईंटों का एक ही अनुपात पाया गया। ये नहीं कि कहीं की ईंटों का अनुपात कुछ अलग है, कहीं की ईंटों का अनुपात कुछ अलग है। ये अनुपात लगभग ईंटों का जो अनुपात है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का 4 गुना और 2 गुना के करीब रहा है। जैसे कि हम ये ईंटों का देख सकते हैं। तो पहले बस्ती का जो इसी तरीके से जो दुर्ग है, दुर्ग को भी कच्ची ईंटों की जो क्या कहते हैं चबूतरे पे बसाया गया है, बस वो थोड़ा सा ऊंचा बनाया गया है। और ये जो दुर्ग है वो घिरा हुआ है दीवारों से। जब इसी प्रकार जो निचला शहर है वो भी दीवारों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ हम देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो पश्चिमी दुर्ग है, वो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो दुर्ग का क्षेत्र है, और वहीं पूर्वी जो निचला शहर है वो बस्ती का शहर है। धोलावीरा, लोथल दीवारों से घिरे हुए हैं यहाँ पे दुर्ग। मगर कई जगहों पर क्या कहते हैं जो दुर्ग की व्यवस्था है वहाँ पे उन्हें दीवारों से घेरा नहीं गया है, जैसे कि लोथल में। और यहाँ पे जो मगर निचले जो शहर हैं वो एक चबूतरे पे ही बनाए गए हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नगरीय व्यवस्था में अब हम करेंगे नालों का निर्माण, जो कि यहाँ की सबसे निकासी की कहा जाता है सबसे प्रसिद्ध व्यवस्था रही है। जैसे कि ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या है कि जब नालियाँ आपस में इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल में एक दूसरे को काटती हैं, इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। अक्सर कई बारी हमने कई गाँव में, क्षेत्रों में ऐसे देखा होगा कि कहीं नालियाँ ऐसे होती हैं, कहीं ऐसे होती हैं, कहीं ऐसे होती है। इससे क्या होता है, क्योंकि कूड़ा जो कहीं पर भी इकट्ठा हो जाता है। मगर एक पद्धति अपनाई गई है, क्योंकि ये नियोजित व्यवस्था थी, तो यहाँ पे इस तरीके से नालियों को बनाया गया था ताकि नालियों में कहीं पर भी कूड़ा ना रहे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एक व्यवस्था थी निकासी की कि एक निर्माण किया था। प्रत्येक घर की जो दीवारों के पिछले का एक हिस्सा जो होता था वो नालियों से जुड़ा होता था निकासी के माध्यम से, और उसके अगल बगल पहले निकासी का वो बनाया जाता था नाले वगैरह, उसके साथ में घरों का निर्माण किया जाता। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से फिर उन घरों का निर्माण किया जाता था, और पीछे की एक दीवार निकासी के उससे जुड़ी होती थी। इस प्रकार फिर ये 90 डिग्री के एंगल से इस तरीके से ये आगे चलती थी। अब आता है गृह स्थापत्य। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे इसी प्रकार सड़कों का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ था। यहाँ पे सड़कें भी 90 डिग्री के एंगल पर ही यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं इस तरीके से, जिससे उनको साफ करना ज़्यादा आसान और उनका रखरखाव का कार्य ज़्यादा आसान था। गलियों का, सड़कों का निर्माण 90 डिग्री के एंगल पर ही किया गया है। ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया है यहाँ पे सड़कें बनाने के लिए और घर की जो निकासी, नाले वगैरह का निर्माण करने के लिए। अब आता है गृह स्थापत्य, यानी उनके घरों का निर्माण कैसे किया गया था। एक बड़े यहाँ के जो घर थे वो काफ़ी बड़े घर थे, तो हम
जो घर थे उनका निर्माण ऐसे किया जाता था कि एक आंगन होता था, उसके चारों तरफ अलग अलग कमरे बनाए जाते थे जिससे अलग अलग कार्य किए जाते थे। और आंगन का प्रयोग नॉर्मली जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, तो यहाँ पे सूत काटने के लिए, अन्य प्रकार के से कार्य होते हैं बैठने के लिए, वो सारे कार्य किए जाते थे। तो एक अनुमान है यहाँ के जो स्थापत्य, जो गृह स्थापत्य घरों की जो व्यवस्था थी उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। मुख्यतः यहाँ का जो फर्श है, अक्सर हम गांव देहातों में देखते थे कि फर्श, अभी भी देखते हैं कई जगहों पर कि मिट्टी का फर्श होता है, उस पर लिपाई वगैरह करनी पड़ती है मिट्टी के उस पर, मगर इस टाइम पर भी हमें जो फर्श मिलते हैं ईंटों के फर्श मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस टाइम पर ईंटों के फर्श मिलना। और साथ ही साथ एक स्नानागार, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक स्नानागार होता था, जैसे कि हमने आगे हम दुर्ग में पढ़ेंगे कि बड़े स्नानागार की व्यवस्था के बारे में और इन सब चीज़ के बारे में, मगर इसमें हम देखेंगे कि हर घर के अंदर एक स्नानागार होता था, साथ ही सीढ़ियाँ भी होती थी घरों के अंदर। और कुएं, जो एक कुआं था वो ऐसी जगह पे बनाया जाता था घर के कि जहाँ से बाहर से कोई आने वाला व्यक्ति, जैसे बाहर का कोई, ये सड़क है यहाँ से, और बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ पे इस रूम में अगर जो कुआं है तो यहाँ से पानी पी सकता था, तो बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति पानी पी सकता था। और साथ ही साथ यहाँ के जो कमरों के अंदर ऐसी खिड़कियाँ नहीं होती थी जिससे कि बाहर से बंदा कोई अंदर की तरफ देख सके, ना ही इस प्रकार से निर्माण किया जाता था कि अगर जो पहले कमरे से पीछे के सभी कमरों का व्यूज मिल सके। इस तरीके से बनाया जाता था कि एक बैठक जो होती थी वो अलग प्रकार से बनाई जाती थी और पीछे के कमरे थोड़े अलग होते थे, ताकि अगर जो सामने वाले कमरे में कोई व्यक्ति आता है तो पीछे से किसी भी कमरे को नहीं देख सकता था। यानी एक बात कहें तो यहाँ पे प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखा गया था, जो कि इस सभ्यता को और अपने आप में महत्वपूर्ण बनाता है। साथ ही यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं राहगीरों के लिए, एक स्नानागार है, ईंटों का फर्श है जो कि महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं, चलिए आगे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था जो निचला शहर था उसकी गृह व्यवस्था किस प्रकार की थी। अब ये दुर्ग में अब एक दुर्ग है, दुर्ग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, पुरोहित का घर होगा, ये मंदिर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो दुर्ग था, यहाँ पे अब एक दुर्ग है, दुर्ग के अंदर जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पे एक गोदाम का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे एक गोदाम की हमें संरचना मिली है, उसका निचला हिस्सा मिला है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो लकड़ी का बनाया गया हो और वो समय के टाइम से गल गया हो, ज़मीन में मिल गया हो, इसलिए वो उसके ऊपर का हिस्सा नहीं मिल पाया है, हमें सिर्फ नीचे का हिस्सा मिला है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये एक गोदाम रहा होगा, जो कि अनाज का, कई प्रकार की चीज़ों का गोदाम हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ की एक विशेष जो चीज़ रही है वो है विशाल स्नानागार, जो कि कई बार पूछा भी जाता है कि विशाल स्नानागार की क्या क्या विशेषताएं हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ भी रही है यहाँ पर कि जो एक विशाल जलाशय है उसको प्रयोग किया जाता था विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए। तो यहाँ पे इस जो स्नानागार है इसकी एक संरचना थी स्पेशली, जो कि इस प्रकार है। इसके चारों तरफ क्या कहते हैं, ये नॉर्थ साइड में सीढ़ियाँ थी और साउथ साइड में सीढ़ियाँ थी, और ये चारों तरफ गलियारे से घिरा हुआ था, और इसके तीन तरफ स्नानाघर थे, और एक तरफ इसका एक कुआं भी बनाया, बड़ा कुआं था जिससे पानी निकाला जा सके। साथ ही जो इसकी किनारियां थी वो जिप्सम जो होता है एक मटेरियल होता है, जिससे ईंटों को जमाकर वहाँ के जल बंद किया जाता है। यानी जल, अब हम अगर जैसे मिट्टी को खोदें और उसमें पानी डाल दें तो थोड़ी देर में मिट्टी में अंदर चला जाएगा, परंतु ये स्नानागार था, यहाँ पे जिप्सम एक पदार्थ है जिससे उस पानी को रोका गया है ताकि वो पानी इधर उधर ना बह सके, और पानी के और निकलने के लिए एक निकासी व्यवस्था की गई थी। इसलिए तो ये एक आयताकार बड़ा जलाशय था और इसके चारों ओर गलियारों से घिरा था। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी इसके, और ईंटें जो जमाकर बनाए गए थे इसके किनारे जलबंद किया था जिप्सम से, और तीनों ओर कक्ष थे, जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों ओर कक्ष थे इधर, और प्रत्येक गलियारे के में 4-4 स्नानागार बने हुए थे। इसके चारों तरफ गलियारा था और तीन तरफ इसके 3-3, 4-4 के करीब वो स्नानघर बनाए गए थे जिनमें स्नान किया जा सकता था। स्नानघर का जो प्रयोग था वो माना जाता है कि किसी विशिष्ट अनुष्ठान के लिए में किया जाता हो। जैसे कि आप अगर जो ये मूवी देखेंगे, मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी, उसमें भी देखेंगे कि एक विशिष्ट अनुष्ठान अगर व्यवस्था के लिए इन स्नानघरों का प्रयोग किया जाता था।
सामाजिक भिन्नता को पता लगाने के लिए आज के टाइम पे जो हम देख सकते हैं कि कपड़े हैं, किसी के पास कोई महंगा सामान है या किसी के पास गाड़ी है, इन सब चीज़ों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वो सामाजिक रूप से अमीर है या गरीब है या उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, इन सब का पता लगाया जा सकता है। मगर उस टाइम पे पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ इतने ऑप्शंस नहीं हैं जिनसे हम पता लगा सकें। उस टाइम के पता लगाने के लिए मुख्यतः हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि शवदान, यानी जो क्या कहते हैं मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया होती थी। हमने देखा है मिस्र के जो पिरामिड हैं वहाँ पे हमने देखा है कि जब किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उसे क्या पिरामिड बनाए गए हैं, जबकि वो एक राजा के लिए स्पेशली, और पिरामिड में कई सारे जानवर, कई सारे उनके पसंद का खाना, उनकी पसंद की ज्वेलरी, यहाँ तक कि उनके जो उनके दास थे उन्हें भी साथ में दफनाया जाता था मारकर, ताकि उन्हें अगर जो उनका मिस्र में ऐसी मान्यता की थी कि शायद मृत्यु के बाद उन्हें अपने दासों की आवश्यकता पड़े। परंतु हमारे इधर जो हड़प्पा सभ्यता में हम एक शवदान की जो व्यवस्था देखते हैं वो थोड़ी सी भिन्न है, उससे मिलती जुलती है। हमारे यहाँ व्यवस्था में यही नहीं माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे यानी कुछ चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलती हैं। यहाँ पे हमें शवदान में देखते हैं कई बारी जैसे अमीर व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके साथ उसकी ज्वेलरी भी दफन की जाती है, कई बार उसके साथ मटके, उसके खाने के लिए क्या कहते हैं बर्तन वगैरह इस्तेमाल जो किए जाते थे वो भी दफनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो गहने हैं, जैस्पर है, जो महंगे महंगे गहने हैं, अब इस आधार पे पता लगे जैसे लगाया जा सकता है कि जो किसी गरीब व्यक्ति को दफनाया गया तो उसके शरीर पे बहुत कम मात्रा में गहने मिले हैं और उनके साथ जो चीज़ें दफनाई गई हैं वो बहुत ही यानी सामान्य रूप से मिलने वाली चीज़ें हैं। वहीं अगर जो किसी अमीर व्यक्ति को दफनाया गया है तो उसके साथ कई सारी महंगी चीज़ें, यहाँ तक कि जैसे एक तांबे का दर्पण भी देखने को मिलता है, यानी शीशा देखने को मिलता है, जिसमें ये माना जाता होगा उस टाइम पर कि वो मृत्यु के बाद उन्हें श्रृंगार की आवश्यकता पड़े। तो इस तरीके से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है यहाँ पर भिन्नताएं थी, अमीर भी थे गरीब भी थे, तो किस आधार पे वहाँ पे व्यवस्था थी। और इसके साथ ही साथ विलासिता यानी हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ महंगी है, कोई चीज़, अब आज के टाइम पे जो चीज़ महंगी है ज़रूरी नहीं है पुराने टाइम पे हम देखते हैं कि आज के टाइम पे कई चीज़ महंगी है। पहले टाइम पे पेट्रोल की कोई वैल्यू ही नहीं थी तो पता भी नहीं था लोगों को, जब मगर आज के टाइम पे वहीं पेट्रोल कितना महंगा और हमें पता है। मगर इसी तरीके से हम ये देखें उस टाइम पे जो किसी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए सबसे मुख्य चीज़ है कि वहाँ पे वो जो चीज़ है, जो भी चीज़ मिलती है उसकी मूल्य आंकने का सबसे आसान तरीका है वो चीज़ कितनी आसानी से उपलब्ध हो रही है वहाँ पर, यानी कितनी आसानी से उस सभ्यता के अंदर बहुत ज़्यादा वो चीज़ मिली है और एक चीज़ जो बहुत कम मिली है। जैसे कि हम देखते हैं सोने की चीज़ें, जो कि सोना आज भी एक मूल्यवान वस्तु है और उस टाइम पर भी एक मूल्यवान वस्तु ही माना जाता था, क्योंकि सोने की वस्तुएं, सोने के गहने बहुत कम मात्रा में मिले हैं। साथ ही साथ फायांस जो है एक मूल्यवान बर्तन है, पात्र है, जिसमें कुछ मूल्यवान इत्र या समथिंग टाइप में कुछ रखा जाता होगा, जो कि वो भी बहुत कम मात्रा में मिला है। इस आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ महंगी थी, यानी विलासिता से संबंधित थी, यानी आवश्यक यानी जरूरी सामान नहीं था, क्योंकि महंगी चीज़ें विलासिता से संबंधित होती हैं क्योंकि वो नेसेसिटी चीज़ों में सम्मिलित नहीं होती हैं। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।